अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं होम्योस्टेसिस, और इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा और एनिमल में स्टार्ट की, वुमेंस में स्टार्ट की थी होम्योस्टेसिस। उसमें हमने स्किन और लंग्स और किडनी के बारे में मुख्तसर सा एक तारुफ जो था उसका पढ़ा था। इसमें आज हमने होम्योस्टेसिस वुमेंस के अंदर जो होती है उसमें आज हमने डिस्कस करना है यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेंस। यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक ही, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये किन पोर्शंस पे होता है? इसमें सबसे पहले हमारे पास किडनीज होते हैं। किडनी से लेकर जाने वाली नालियाँ जो कि यूरिन को बनाकर, जो किडनी यूरिन प्रोड्यूस करता है, इसका फंक्शन क्या है? इसने यूरिन प्रोड्यूस करना है किडनी ने। जिस यूरेटर के थ्रू, जिस नाली के थ्रू वो लेकर जाएगा वो यूरेटर कहलाएगी। जिस जगह पे जाके स्टोर होगा वो यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा, और जिस जगह से रिलीज़ होगा वो यूरिथ्रा कहलाएगा। सो 4 पोर्शंस पे यूरिनरी सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट होता है। एक किडनीज, फिर वो नाली जो कि यूरिन को लेकर जा रही है, यूरेटर। नंबर 3 जहाँ पे यूरिन आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और नंबर 4 यूरिथ्रा जहाँ से वो रिलीज़ किया जाता है। ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। अब इसके आगे हमने इसकी डिटेल पढ़नी है, हमने किडनी को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, क्योंकि मेन होम्योस्टेसिस हमारी जो ये बरकरार रख रहा है, जो वाटर और साल्ट्स को मेंटेन रख रहा है, वो किडनी ही इसको कर रहा है। ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद साल्ट्स और उसकी जो वाटर की कंपोजिशन मेंटेनेंस है उसको बरकरार रखता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद होम्योस्टेसिस को बरकरार रखता है बॉडी के अंदर। तो हमने पहले इसको डिस्कस करना है कि ये किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। इस किडनी में सारा कुछ हो रहा है, ये तो नालियाँ हैं जो कि लेके आ रही हैं, स्टोर हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसके अंदर यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, ये इसकी इस पूरे स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आपको आर्टरीज, वेन्स और का जाल मिलेगा और नेटवर्क मिलेगा। उसमें से ब्लड जो हमें पढ़ा था कि रीनल आर्टरी जो होती है और रीनल वेन जो होती है, रीनल आर्टरी साफ ब्लड लेकर हार्ट से इसकी तरफ आती है, और रीनल वेन ब्लड जो लेकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पे ब्लड साफ़ होने के बाद किस तरीके से आएगा, हम पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर नोट करेंगे कि ये किस किस्म का स्ट्रक्चर है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमें कैसे नज़र आता है। डार्क रेड कलर के बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर की सूरत में मौजूद होता है। बीन की शक्ल का, ये बीन की शक्ल का पेयर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये जो डार्क रेड कलर के होते हैं। हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर वाइड है। और फिर उसकी थिकनेस कितनी है? वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर ये थिक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाऊँ तो इसकी थिकनेस नज़र आ रही है हमें, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर थिक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर थिक है। और इसका जो वेट होता है वो 120 ग्राम्स है। अब ये डिफरेंट बुक्स में जो न्यू वर्जन्स हैं और जो ओल्ड वर्जन्स हैं उनमें सब में डिफरेंट लिखी हुई है। आप लोग 2019 और 20 वाली जो है उसको फॉलो करेंगे, उसमें 120 ग्राम्स है, और एक जगह पे ये 127 ग्राम्स भी न्यू में आया है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि टीचर हम ये वाला करें ये वाला करें। आप उसमें जिसके पास न्यू बुक मौजूद होगी वो एक अपना ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दे कि मेरी बुक में यार 120 ग्राम से ये 127 ग्राम वेट है, ठीक है। बाकी और इसके अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारा ये साइज़ एक फिस्ट जितना है, यानी कि एक मुट्ठी जितना इसका साइज़ बनता है हमारी किडनी का साइज़। फिर ये क्या है, ये कहाँ मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है। पहले हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, मॉर्फोलॉजी में साइज़ पढ़ लिया हमने इसका। सबसे पहले पढ़ ली कि बीन शेप स्ट्रक्चर है, रेड कलर का होता है। फिर हमने कहा कि ये पेयर की सूरत में मौजूद होता है। फिर हमने कहा इसका साइज़ कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर थिक है ये, और 120 ग्राम्स इसका वेट है। और नॉर्मली एक फिस्ट मुट्ठी की जितना इसका साइज़ है। लोकेशन कहाँ मौजूद है, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे, बैक वॉल के पास, एब्डोमिनल बैक वॉल के पास, और वर्टिबल कॉलम, यानी कि हम अगर फ्रंट पे अपना देखें, फ्रंट पे हमारी बॉडी आ गई,
डायफ्राम हमने वो जगह जहाँ पे हमने जो कहा था कि सांस लेने में जो मददगार साबित होती है, जो हमें रिब्स के नीचे जो जगह नज़र आ रही थी उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है ये। और आखिरी वाली जो 2 रिब्स हैं उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया होता है, हमारी जो लास्ट 2 रिब्स हैं उसने इनको प्रोटेक्ट किया होता है। और अगर हम देखें तो ये यही इसी तरह ये वर्टिबल कॉलम के बिल्कुल पास होते हैं, यानी कि फ्रंट हमारी स्किन आ गई, फिर हमारे मसल्स आ गए, उसके बाद हमारी बॉडी नीचे वाली स्किन आ गई, यानी कि पेट एब्डोमिनल शुरू हो गया, उसके बाद ये आएंगे और उसके पीछे ये वर्टिबल कॉलम होगी और ये इसी तरीके से वर्टिबल कॉलम की तरफ रुख किए हुए होंगे। यानी कि इनका जो डिप्रेशन वाली साइड है, जो दबाव वाली साइड है, ये रीढ़ की हड्डी के वर्टिबल कॉलम की तरफ इनका रुख होगा। और इसमें दोनों किडनीज में, ये राइट और ये लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होगा राइट किडनी से, लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होगा राइट किडनी से। फंक्शन क्या है इसका, ये तकरीबन कह रहे हैं कि 1 मिनट में ½ कप तकरीबन जो है वो ब्लड को फ़िल्टर कर देता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है, यूरिन जो है उसको बनाता है, और साल्ट्स को, पोटाशियम है उनमें, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इनको जो है वो रिमूव करता है। इसके अलावा ब्लड को, बीपी को भी कंट्रोल करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्गर हेल्दी भी रखता है। ये सारे इसके फंक्शंस में आ जाएगा। फिर हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। अभी हमने जस्ट इसकी मॉर्फोलॉजी देखा कहाँ मौजूद है, कैसा है, कितना साइज़ है। अब हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंदर इसके क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये दबाव नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं हाइलस। ये वो जगह है जहाँ से यूरेटर भी बाहर निकलता है, आर्टरीज़ और वेन्स भी इसके अंदर एंटर होती रहती हैं, और बाहर यही निकलने की जगह लिम्फेटिक वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, नर्व्स की, सारी जगह यही हैं जहाँ से ये बाहर अंदर निकलती हैं। और ये डिप्रेशन जो है यहाँ पे, ये कनकेव एरिया की साइड है, ये इसका कनकेव एरिया है और ये इसका कन्वेक्स है। कनकेव एरिया में एक डिप्रेशन मौजूद है, एक दबाव मौजूद है जो कि वर्टिबल कॉलम की तरफ होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है। यहाँ से यूरेटर निकलता है, यहाँ से आर्टरीज़ और वेन्स भी अंदर जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी अंदर जाती हैं। इस जगह को कहते हैं हम हाइलस। इसके बाद हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें कितने पोर्शंस मौजूद हैं। 2 पोर्शंस हैं इसके अंदर, एक है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। ये लेयर जो बिल्कुल बाहर आपको आउटसाइड दिखाई हुई है, ये लेयर, यानी कि ये लाइन के बिल्कुल साथ वाली लेयर रीनल कॉर्टेक्स है। ये येलोइश रेड होती है, प्योर रेड, ज़्यादा रेड नहीं होती। उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा अंदर, यानी कि इस एरिया से थोड़ा अंदर जाके यहाँ पे मौजूद होता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रीनल पैरामिड्स। रीनल कॉर्टेक्स लाइट रेड कलर है, पेल रेड कलर है, रीनल मेडुला डार्क रेड कलर का होता है और इसके अंदर रीनल पैरामिड्स मौजूद होते हैं। और यहाँ से फिर हर रीनल पैरामिड जो है ये इसकी ब्रांचेस, यानी कि ये इसकी जो नालियाँ निकलती हैं, ये एक फनल जैसी शक्ल बना देता है, ठीक है। और यानी कि फनल लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है और यहाँ से फिर यूरेटर, इसकी बेस से फिर यूरेटर जो है वो निकलता है। इसके बाद हम इसी को एक दफ़ा भी दोबारा देख लें। एनाटॉमी है, सबसे पहले इसमें हमने हाइलस डिस्कस किया। कनकेव साइड पर डिप्रेशन मौजूद है जो कि वर्टिबल कॉलम की तरफ इसका रुख होता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है, और यहाँ से यूरेटर, आर्टरी, वेन्स सब कुछ यहीं से निकलते हैं और अंदर एंटर होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें 2 पोर्शंस हैं किडनी में, एक रीनल कॉर्टेक्स है और एक रीनल मेडुला है। रीनल कॉर्टेक्स बाहर, बिल्कुल बाहर वाली जगह है, ये आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर है ये आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही है कि कितना मोटा है। रीनल कॉर्टेक्स पेल रेड कलर है, रीनल मेडुला डार्क रेड कलर है, और इसमें सेवरल कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रीनल पैरामिड्स कहलाते हैं। ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर कैविटी बनाते हैं, यहाँ से फिर यूरेटर की बेस निकलती है और यूरेटर बाहर आ जाता है। ये हमने इसको डिस्कस किया है, इस पोर्शन को हमने डिस्कस किया है वहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। अब इसमें बताया कि इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। इस किडनी के अंदर भी कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, वो हैं हमारे पास नेफ्रॉन्स। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, 1 मिलियन से ज़ायद।
और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो इस किस्म का होता है, यानी कि ये कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाद कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है और इसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। इसके स्ट्रक्चर में भी 2 पोर्शंस हैं, एक को कहते हैं रीनल कॉर्पसल और एक को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में 2 चीज़ें शामिल हैं, एक तो ये बाउमन कैप्सूल है ये, और दूसरा ये जो है वो ग्लोमेरुलस है, कैपिलरीज का जाल है ये वाला, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये है बाउमन कैप्सूल। ये है इतना पोर्शन हमारे पास रीनल कॉर्पसल का। उसके बाद आ जाती है रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि अब यहाँ पे तो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोई नज़र नहीं ना आ रहा, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसके अंदर एक जाल नज़र आ रहा है ब्लड कैपिलरीज का। अब यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू हो गई है, ये रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन है, इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें लूप ऑफ हेनल आ जाता है, इसमें डिसेंडिंग नीचे को तो असेंडिंग लिम्ब ऊपर को, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक लूप ऑफ हेनल है और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। 3 पोर्शन है इसके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनल जो है इसमें भी 2 पोर्शंस हैं, यानी कि एक डिसेंडिंग लिम्ब आ रही है और एक असेंडिंग लिम्ब आ रही है, डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ जा रही है और असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग अच्छा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है फिर ये किस में जाके ओपन होती है, ये जाके ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। अब ये कहाँ मौजूद है, ये इन पिरामिड्स के अंदर, ये नेफ्रॉन्स इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं आपको इसमें से एक को रेस करके इसका स्ट्रक्चर यहाँ बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाई, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट, डिफरेंट नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर पेपिलरी डक्ट बनाती हैं। पेपिलरी डक्ट वो कैसे होता है, इस नेफ्रॉन की ये कलेक्टिंग डक्ट आ गई, एक नेफ्रॉन इधर आ जाए जैसे इधर को, और इस तरफ आ जाए, इसकी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आ जाए, तो ये इधर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ये आपस में इसी तरह एक ऊपर से आ जाए एक नीचे से आ जाए, तो ये पेपिलरी, ये कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, जहाँ पे जो कि फिर रीनल पेल्विस, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद होगा, यहाँ पे, और ये कहाँ पे आएगा, ये रीनल पेल्विस की जगह यहाँ पे आ जाएगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर यूरिन बनकर ड्रेन हो जाएगा, यहाँ से फिर यूरेटर उसको लेकर आ जाएंगे। रीनल कॉर्टेक्स बैरूनी जगह, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि एक सतह है। रीनल मेडुला डार्क रेड पोर्शन, इसके अंदर रीनल पैरामिड्स, रीनल पैरामिड्स के अंदर हमें ये नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये इसकी बेस हाइलस, और यहीं पे रीनल पैरामिड मौजूद होता है। ये डिप्रेशन जो है वो ये कहलाता है, हाइलस कहलाता है, और ये जगह रीनल पेल्विस कहलाती है, ठीक है। इसी की बेस से यूरेटर निकलता है, और जब ये नेफ्रॉन्स पेपिलरी डक्ट, मुख्तलिफ काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, यूरिन इनके अंदर आता है, यहाँ से रीनल पेल्विस में भेजा जाता है, रीनल पेल्विस जो है वो फिर इसको यूरेटर में निकाल देती हैं। इसके बाद हम ये कैपिलरीज आपको साइड बॉक्स में बताया हुआ है, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम द एफ्रंट आर्ट्रियोल एंड जॉइन टू फॉर्म द इफ्रंट आर्ट्रियोल, यानी कि ये ब्लड को लेकर आने वाली और लेकर जाने वाली जो है, ये जो ग्लोमेरुलस का जाल है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं कि एफ्रंट आर्ट्रियोल्स से मिलकर बनती हैं, और इफ्रंट आर्ट्रियोल्स जो हैं वहाँ से ज्वाइन करके ये इफ्रंट आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, वहाँ से फिर ब्लड जो है वो वापस जाता है। इसके बाद हमने इसकी फंक्शनिंग डिस्कस करनी है। फंक्शनिंग में क्या होगा कि नेफ्रॉन किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन कौन से पोर्शंस हैं जो इससे जिस तरीके से काम करता है, और किन प्रोसेस के थ्रू जो काम करता है। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करना है कि जो मेन फंक्शन है इसका वो यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स पे होती है। एक है प्रेशर फिल्ट्रेशन,
नंबर 2 selective reabsorption, नंबर 3 tubular secretion। सबसे पहले हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कैसे होगा? कह रहे हैं कि जब किडनी से रीनल आर्टरी जो है वो वेन लेकर उसमें हार्ट की तरफ से आती है और यहाँ पे ब्लड एंटर होता है रीनल आर्टरी से किडनी की तरफ, तो आर्ट्रियोल्स में जाता है। आर्ट्रियोल से जो है फिर वो ग्लोमेरुलस में जाता है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो सारा नेटवर्क कैपिलरीज का मौजूद है, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आके इसके अंदर रीनल आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में आया, आर्ट्रियोल से इस ग्लोमेरुलस में आया। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इतना हाई होता है कि वो फोर्स करता है, ब्लड को फोर्स लगा कर भेजता है और उसमें साल्ट, वाटर, ग्लूकोज और यूरिया जो हैं वो जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ भेज दिए जाते हैं। यानी कि ब्लड के अंदर से साल्ट, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया सारे ब्लड कैपिलरीज की तरफ भेज दिए जाते हैं इस कैपिलरीज की तरफ, और फिर वहाँ से जो है मटेरियल पास करता है बाउमन कैप्सूल में। यहाँ पे इधर बाउमन कैप्सूल से आ गया, बाउमन कैप्सूल से फिर आगे ट्यूब की तरफ भेज दिया जाता है। इसके मुख्तलिफ पोर्शंस में फिर डिफरेंट साल्ट्स की और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसमें वाटर और ग्लूकोज यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं और कुछ साल्ट्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब जब आती है तो इसमें वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और फिर जब असेंडिंग लिम्ब आता है तो इसमें साल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और फिर जब लास्ट पोर्शन आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो मज़ीद वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में, और फिर जो बाकी बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, वहाँ से फिर आगे रिमूव कर दिया जाता है। ये है इसका एक जनरल सा थीम। अब इसमें हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। उसमें आर्टरीज, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई, ब्लड फोर्स हुआ, उसमें से साल्ट, ब्लड, यूरिया वगैरह जो है वो कैपिलरीज के अंदर आए, कैपिलरीज से आगे बाउमन कैप्सूल में आगे चले गए। इसमें ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम इस प्रोसेस को दिया गया है, और मटेरियल जो है वो बाउमन कैप्सूल तक चला गया। ये पहले स्टेप में सिर्फ इतना ही होगा कि ये बाउमन कैप्सूल तक एंटर हो गया, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है। अब उसके बाद है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में कह रहे हैं कि 99% जो फिल्ट्रेट है इसमें ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बाकी जो बचता है वो यूरिन की शक्ल इख्तियार करता है। अब इसमें कह रहे हैं कि ये फिल्ट्रेट जब होता है ब्लड कैपिलरीज में, इसके इर्द गिर्द जो इसकी सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं रीनल ट्यूब्यूल के। अब ये हमने कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर लिया? ये हमने रीनल कॉर्पसल पढ़ा था प्रेशर फिल्ट्रेशन में। अब आगे जो पोर्शन शुरू हुआ वो रीनल ट्यूब्यूल का है। इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगी तो वो एक खिचड़ी सी बन जाएगी। बुक पे आप लोगों को दोनों डायग्राम्स अलग-अलग बनाकर दिखाई हुई हैं। अच्छा जी, उसमें डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, अब इस रीनल ट्यूब्यूल में डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, वाटर, साल्ट्स, यूरिया वगैरह, ये जो डिफरेंट चीज़ों इनमें मैकेनिज़्म के थ्रू होंगे। पानी जो होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो साल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे, और डिफिजन का प्रोसेस भी इसके अंदर होगा। अब वो कह रहे हैं कि साल्ट्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और वाटर जो होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। और फिर जो डिसेंडिंग लिम्ब है वह यहाँ पे वाटर, सबसे पहले यहाँ पे वाटर और ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ साल्ट भी यहाँ पे हो जाते हैं और वाटर भी हो जाता है। यहाँ पे जब असेंडिंग लिम्ब आती है तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन दोबारा हो जाती है ब्लड के अंदर। ये हमारा आ गया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब नंबर 3 है हमारे पास ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होगा? तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइंस हैं, जैसे क्रेटिनिन है, यूरिया है, ये ब्लड के अंदर एक्सक्रीट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। अब रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला पूरा पोर्शन रीनल ट्यूब्यूल का था, यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रेशन भी होती है। अब यहाँ पे ये क्यों होती है? क्यों साल्ट और वो जो क्रेटिनिन है, ये यूरिया है, ब्लड के अंदर सेक्रेट क्यों होते हैं? इसलिए कि ब्लड की पीएच को मेंटेन रखा जा सके, और ब्लड की पीएच नॉर्मल रेंज है इसकी 7.35 टू 7.45। इसको मेंटेन रखने के लिए फिर ये ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है। कह रहे हैं कि तमाम स्टेप्स ये जो आपको बताए गए हैं तीनों, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, इनको जब ये हो जाते हैं, जो फिल्ट्रेट बाकी सारा कुछ रीएब्जॉर्ब होता चला जाएगा,
या पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, कुछ साल्ट रीअब्जॉर्ब हो गया, जितने चाहिए थे, जो बाकी एक्स्ट्रा थे वो बॉडी के अंदर से रिमूव होंगे, सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगे। यहाँ से फिर वो जब इतना सारा प्रोसेस हो जाएगा उसका, आया तो ब्लड अंदर एंटर हुआ था, ब्लड अंदर एंटर हुआ, इस ब्लड की क्लीननेस जो थी वो इस पूरे पोर्शन में हुई है। एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, हर चीज़ उसके अंदर से जो ज़ायद थी वो निकल गई। अब वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा और वो कहलाएगा फिर यूरिन। तो ये यूरिन फॉर्मेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। वाटर होता है 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोराइड आइंस होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आइंस होते हैं 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आइंस होते हैं 0.750 ग्राम पर लीटर, और कुछ और आइंस और कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। ये जो यूरिन की फॉर्मेशन है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी करनी है, और ये आपने जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं इसमें से मोस्टली तो आप लोगों ने 8th क्लास में डिस्कस कर ली हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है, क्योंकि ये बाकी बेस है इस हमारी जो मैट्रिक है या नेक्स्ट FSC की पूरी बेस है। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन में एक नॉर्मल आदमी कितना उसके अंदर से यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो तकरीबन 1.4 लीटर 24 आवर्स में, एक दिन में इतने लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो यहाँ पे ये भी बात बता रहे हैं हमें साइड बॉक्स में कि हमने कहा कि ब्लड इसके अंदर एंटर हो गया, क्योंकि ब्लड ने क्लीन होना था ना, रीनल जो थी वेन आई थी वहाँ की ब्लड लेकर जो आई थी, अब वो ब्लड उसके अंदर एंटर हो गया, ब्लड ने क्लीन होना था साफ़ होने के लिए, तो इसके अंदर पूरा प्रोसेस हुआ है। लेकिन इसके अंदर ना तो प्रोटीन्स अंदर जा सकती हैं इसकी, और ना ही ब्लड सेल्स जा सकते हैं। ये दो चीज़ें ब्लड के अंदर से इसके अंदर नहीं जाती हैं। क्यों? इसलिए कि इनका साइज़ बड़ा होता है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसलिए इसके अंदर नहीं जा पाती, और सिर्फ बाकी जो ब्लड के अंदर से आइंस और यूरिया और जो यूरिक एसिड वगैरह हैं वो सारे के सारे अंदर एंटर होते हैं, और उनकी फिर ब्लड के अंदर से सफाई हो जाती है। ये हमारा आज का लेक्चर था, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। पहले हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए डायग्राम्स कॉपी पे लाजमन साथ साथ बनाएं अपनी। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर ये वाली डायग्राम जो है वो प्रैक्टिकल हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से बनाना है, और लेबल भी करना है, और याद भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये जो है ये डायग्राम्स तीनों आप नोटबुक पर बनाएंगे, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, कोई भी चीज़ इसकी स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरिन जो है वो कम या ज़्यादा होता है, क्या वजूहात होती हैं कि जब यूरिन ज़्यादा और कम होना शुरू होता है। थैंक यू।